कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 केंद्र सरकार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लोकसभा की विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां, और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन मंडल के रूप में शक्तियां, और हम पढ़ेंगे राज्यसभा की विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था कि लोकसभा जनता का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि जनता के लोकप्रिय होते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। अब यहाँ बात आ रही है संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां। तो यहाँ प्रश्न उठता है संविधान किसे कहते हैं। आपने 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों और विनियमों का संग्रह है, इसे संविधान कहते हैं। पर इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, संविधान के अन्य परिभाषा की बात करें। देखो, संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है या एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जिसमें आपको पता है कि जो शासन जो होता है, शासन इसमें कुछ शासन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इसमें शासन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, और आपको पता है वो जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। वो किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था को, है ना, किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए वो बनाए जाते हैं। किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या उसका संचालन करने के लिए उन मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण किया गया है ना, ताकि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। मैंने आपको एक सॉल्व करके बताया। अब देखो, यहाँ बात आ रही है संशोधन की बात, यानी संशोधन, यानी संशोधन का मतलब परिवर्तन करना। आज भारतीय संविधान में आपको पता है कि कितने सारे अनुच्छेद है ना, ये मान लो आप कितने सारे दस्तावेज है जिनके अंदर आपको पता है आए दिन कोई ना कोई संशोधन होता रहता है। जब अभी आपको पता है कि हाल ही में जो हुआ था जम्मू कश्मीर, जो अनुच्छेद 370 है संविधान में, आपको पता है कुछ संशोधन किया गया और 370 को हटाया गया। अब यहाँ बात आ रही है जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब मतलब कि इसी को आपको पता है कि अपन उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास में है ना, लोकसभा और राज्यसभा। अब संशोधन का मैंने आपको बताया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में आपको पता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदन मिलकर के क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन का कार्य कर सकते हैं, यानी संविधान में संशोधन या संविधान में परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। यानी लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यानी आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि अकेली संसद में लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य नहीं कर सकती है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो कोई संविधान में संशोधन का कार्य करना है, लोकसभा में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित हो गया 2/3 बहुमत से, परंतु राज्यसभा में आपको पता है उसके ऊपर असहमति बन गई है। असहमति यानी उसमें आपको पता है वो प्रस्ताव बहुमत से पारित नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी इसका मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसमें उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद के जो दोनों सदन है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों का जो 2/3 बहुमत है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में पृथक अलग अलग 2/3 बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है। अब यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि संसद के जो दोनों सदन है उसमें जो उपस्थित सदस्य है या कुल बहुमत है या मतदान में जो भाग लेने वाले जो सदस्य है उनके 2/3 बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके अलावा देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार अगर अपन बात करें तो संविधान में जो संशोधन का जो प्रस्ताव होता है ना, संविधान में जो संशोधन का जो प्रस्ताव रखा जाता है ना, चाहे वो लोकसभा में रखो चाहे राज्यसभा में रखो, परंतु वो सहमति दोनों की अति आवश्यक है। दोनों में 2/3 बहुमत अति आवश्यक है संशोधन करने के लिए। पर यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए कि संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है, संविधान में या संविधान संशोधन के जो प्रस्ताव पर, संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव रखा जाता है, उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो संसद के जो दोनों सदन है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी भारतीय संविधान में अगर संविधान में संशोधन का कार्य करना है तो संविधान में संशोधन का कार्य करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो संसद के दोनों सदन है, संसद के जो दोनों सदन है उनमें आपको पता है कि संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए आपको पता है कि संसद के जो दोनों सदन है उसमें संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है संयुक्त बैठक बुलाने का संविधान में संशोधन के संबंध में। अब देखो यहां मैं आपको अगली जो शक्ति बता रहा हूं वो देखिए आप, लोकसभा की निर्वाचन मंडल के रूप में शक्तियां, यानी लोकसभा किन किन का निर्वाचन करती है, यानी किस किस का चुनाव करती है, लोकसभा के सदस्य किस किस के चुनाव में भाग लेते हैं, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जो लोकसभा के बारे में ना वो राज्यसभा में भी है, ध्यान रखना, अपन उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहां बात आ रही है निर्वाचन मंडल के रूप में, यानी कि लोकसभा के सदस्य किस किस के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। या अब देखो अगर अपन लोकसभा की बात करें तो जो आपको पता है कि लोकसभा जो है वो निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है ना। लोकसभा के जो सदस्य है वो निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करते हैं। ये देखो आप अपन ने पढ़ा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, देखो अनुच्छेद 52 में क्या गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में जो आपको पता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, यानी अनुच्छेद 54 के अनुसार आपको पता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभाओं, और आपको पता है कि इसमें दिल्ली व पांडुचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जो निर्वाचित सदस्य, इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। किसके निर्वाचन में भाग लेंगे, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य। तो ये एक निर्वाचन मंडल के रूप में शक्ति है। ये तो हमारी किताब के अनुसार है, पर देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं समझाने के लिए। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना, वैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में यानी 66 में आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपको पता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, ध्यान रखना आपका। अब देखो इसके अलावा अन्य भी मैं आपको बताता हूं कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो और किस किस का चुनाव करते हैं। अपन ने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी आपको पता है लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अगर मान लो ये अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको पता है कि अगर मान लो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव पारित कर सकती है कौन, लोकसभा के सदस्य। पर एक चीज का ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही पारित किया जाता है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो पहला प्रस्ताव कहां रखा जाएगा, राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहां बात आ रही है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है लोकसभा, इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। अब देखो एक चीज और बताता हूं कि राष्ट्रपति के साथ साथ जो हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, इन न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है लोकसभा में। यानी आपको पता है कि संसद ही इनको उनके पद से हटा सकती है। यानी आपको पता है दुर्व्यवहार है या कदाचार है ना, या कोई भी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है ना, तो ऐसी परिस्थिति में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब देखो एक चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे लोकसभा जो है, लोकसभा में जनता क्या करती है, जनता आपको पता है अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, है ना। तो अब यह बात आ रही है कि अगर लोकसभा में जो जनता के जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों का मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है वो क्या होता है कि जनता की शिकायतों का निवारण करना। यानी जनता की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने का कार्य भी आपको पता है कि लोकसभा का ही होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी शक्ति है लोकसभा की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये अदरवाइज अन्य जो शक्ति है ना, जो हमारी किताब में नहीं है, परंतु मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया कि लोकसभा के पास में और भी कई शक्तियां होती है। अब यहां पर बात करें राज्यसभा की विधायी शक्तियां, राज्यसभा की विधायी शक्तियां। देखो कोई अपनी सिलेबस के अनुसार कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है कक्षा 10वीं की राजस्थान बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में, परंतु अगर अदरवाइज अपन पढ़ें तो विस्तार से अध्ययन करें तो बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं।
परंतु हम हमारे सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। समझाने के लिए मैं आपको अलग से आपको बता सकता हूँ। अब देखिए राज्यसभा की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि विधायी शक्ति किसे कहते हैं, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्तियां, यानी भारत की संसद को कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां प्रदान की गई है। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों में जो दिए गए विषय हैं उनके ऊपर आपको पता है कि कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा और उसका वितरण का उसमें उल्लेख किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ बात आ रही है राज्यसभा की विधायी शक्तियों की बात। देखो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखिए यहाँ बात आ रही है कि लोकसभा जो है ना, लोकसभा के साथ साथ आपको पता है कि जो राज्यसभा है, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी मतलब कानून बनाने संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। यानी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी क्या कर सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है, नियमों का निर्माण कर सकती है, कोई अधिनियम बना सकती है, किसी विधि का निर्माण कर सकती है। यानी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी कानून का निर्माण कर सकती है, ये अपने को पता होना चाहिए, पहली चीज ये। अब देखो दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अपन ने पढ़ा था 109 के तहत कहा गया है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तावित या पारित नहीं किया जा सकता। ये अपन ने इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। पर इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा के लिए देखो कि राज्यसभा की अगर अपन बात करें तो जो अवित्तीय विधेयक है, अवित्तीय यानी जिसमें वित्त से संबंधित कार्य नहीं होता, धन से संबंधित कार्य नहीं होता है, तो जो अवित्तीय विधेयक है, अवित्तीय विधेयक के संबंध में कहा गया है कि अवित्तीय विधेयक लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा यानी दोनों में आपको पता है कि इसके संबंध में दोनों को बराबर शक्तियां दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां दी गई है। किसको, लोकसभा को और राज्यसभा को। अवित्तीय विधेयक जिसमें वित्त से संबंधित, धन से संबंधित कोई कार्य ना होता हो, वो कार्य आपको पता है कि संसद के किसी भी सदन में किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। ये इस संबंध में अवित्तीय विधेयक के संबंध में आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ धन विधेयक की बात आई है, तो धन विधेयक को मैं आपको बताता हूँ कि धन विधेयक होता क्या है। जैसे भी अवित्तीय है ना, अवित्तीय यानी जिसमें वित्त से संबंधित, रुपए आय व्यय से संबंधित, धन से संबंधित कोई कार्य ना होता हो, तो राज्यसभा में तो धन विधेयक पारित होता ही नहीं है। यानी अवित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अब यह बात आ रही है धन विधेयक कहते हैं किसको है। धन विधेयक आपको पता है कि जो आज भारत की जो संचित निधि कोष है, आज जितने भी हमारे आपको पता है कि भारत में जितने भी जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, इन सब का जो वेतन है ना वो भारत की संचित निधि कोष से दिया जाता है। यानी आपको पता है कि जो सरकार होती है वो संचित निधि कोष में आपको पता है क्या करती है, राशि को जमा करती है और राशि को निकालती है देश का विकास करने के लिए। अगर मान लो देश में कोई भी योजना का निर्माण करना है ना, राष्ट्र का विकास करने के लिए जो भी आपको पता है आय वगैरह प्राप्त की जाती है, जो धन निकाला जाता है वो भारत की संचित निधि कोष से ही निकाला जाता है। अब यह बात आ रही है कि धन विधेयक कहते किसको है। धन विधेयक आपको पता है कि जो सार्वजनिक है ना, ये एक प्रकार का सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित, धन विधेयक एक सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित होता है। यानी कि सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित अपने आय व्यय से इसका संबंध है, यानी इसको अपने इस रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो धन यानी आपको पता है कि इसके बारे में अपने पढ़ा था कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, लोकसभा में आपको पता है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आज भारत की संसद को राष्ट्र की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये अपन ने इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उसी को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं धन विधेयक। अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं राज्यसभा की जो संविधान में जो संशोधन की जो संबंधित शक्तियां हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा संसद के संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदन मिलकर के आपको पता है संविधान में संशोधन का कार्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के ही संविधान में संशोधन का कार्य करती है। और दूसरी बात, संविधान में जो संशोधन का जो प्रस्ताव है ना, यानी संविधान में अगर संशोधन का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में आपको पता है कि प्रस्ताव रखा जा सकता है। परंतु एक चीज मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि अगर लोकसभा में सहमति प्राप्त हो गई है परंतु राज्यसभा में उस प्रस्ताव पर असहमति प्राप्त हुई है, तो आपको पता है संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि वो जो प्रस्ताव है ना उसके ऊपर असहमति
यानी उसके ऊपर असहमति दर्ज होने पर आपको पता है कि ऐसी परिस्थिति में संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता है। संसद के दोनों सदन मिलकर के पृथक 2/3 बहुमत से ही आपको पता है संविधान में संशोधन का कार्य कर सकते हैं। दोनों के पास बराबर सहमति होनी चाहिए, तभी संशोधन हो सकता है। अब देखो अगली अपन पढ़ते हैं राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां। यानी राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां क्या है? वित्त आपको पता है वित्त किसको कहते हैं? वित्त यानी धन से संबंधित। और आपको पता है कि लोकसभा को वित्तीय क्षेत्र में धन विधेयक से संबंधित आपको पता है कि वित्तीय क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्राप्त है, जबकि राज्यसभा की स्थिति इस क्षेत्र में गौण है। राज्यसभा की जो स्थिति है वो वित्तीय शक्ति के क्षेत्र में क्या है? गौण है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे। देखो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में आपको पता है कि निर्बल यानी कम शक्तियां प्राप्त है, या निर्बल कम शक्तियां प्रदान की गई है ना, वित्तीय क्षेत्र में। बाकी आपको पता है वित्तीय क्षेत्र को छोड़ करके से सभी क्षेत्र में आपको पता है समान शक्तियां प्रदान की गई है। और अपन ने पढ़ा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, जबकि राज्यसभा में इसका कोई अधिकार नहीं है। अब देखो यहाँ बात क्या रही है कि धन विधेयक जो है ना वो पहले लोकसभा में, जो धन विधेयक होता है वो पहले लोकसभा में स्वीकृत होता है। धन विधेयक लोकसभा से स्वीकृत होता है और लोकसभा में स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात लोकसभा में वो प्रस्ताव, उसका जो प्रस्ताव होता है या उसकी स्वीकृति होने के पश्चात धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात आपको पता है कहां भेजा जाता है? वो राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और राज्यसभा के लिए क्या जरूरी है? राज्यसभा के लिए जरूरी है कि जो धन विधेयक पारित किया गया है उस धन विधेयक को पारित होने की तिथि से 14 दिन के भीतर, यानी 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा को लौटाना होता है। और राज्यसभा क्या करती है? उस धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को क्या कर सकती है? उस धन विधेयक में संशोधन के लिए कह सकती है, उसमें परिवर्तन करने के लिए कह सकती है ना। और ये जो संशोधन है, ये संशोधन स्वीकार करना या मान लो ये सुझावों को स्वीकार करना, ये लोकसभा पर निर्भर करता है। यानी लोकसभा चाहे तो उसको स्वीकार कर भी सकती है और लोकसभा चाहे तो उनको अस्वीकार भी कर सकती है। तो इसका अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में राज्यसभा की जो अन्य जो शक्तियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं, या मान लो उदाहरण के लिए विविध शक्तियां हैं, या मान लो विशेष शक्तियां हैं, है ना। उसके बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।